Hello everyone. So today we'll discuss a very important topic for your CPF paper 2, that is sustainable economic growth. कल हमने डिस्कस किया था काउंटर टेररिज्म मेजर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। वो भी इंपॉर्टेंट है सीएपीएफ के लिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आफ्टर दिस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीएपीएफ पेपर 2। उसके बाद सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे ये तो आपका टॉपिक ऐसा है कि बार बार इस टॉपिक से पूछा जाता है। इस बार नहीं, पिछली बार आपने देखा होगा 2022 के अंदर भी आपने ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, वो भी एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 2-3 टॉपिक और हैं। ट्रेंड एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग अ पैराडाइम शिफ्ट। ये जो वेल बीइंग है ये किसको दिखाता है कि रादर देन फोकसिंग मोर ऑन द जीडीपी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद देखिए सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। सो सस्टेनेबल फार्मिंग अगर आप देखेंगे, जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एग्रीकल्चर इज आल्सो ए पार्ट। एग्रीकल्चर आप देखेंगे 50% ऑफ द पॉपुलेशन वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड इट कंट्रीब्यूटेड टू अराउंड 18% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का ही, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है। दूसरा आप देखेंगे इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये भी आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का क्वेश्चन है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। आपको पता है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट से एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इनडायरेक्टली वो पूछा गया है। और अभी 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। तो मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कैसे ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पार्ट है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले आप सभी का एक क्वेश्चन रहता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना चाहिए। देखो इंट्रोडक्शन के अंदर आप कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, इंडेक्सेस, रैंकिंग, ये सभी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है आईपीसीसी का 5th असेसमेंट रिपोर्ट या फिर 6th असेसमेंट रिपोर्ट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आईपीसीसी ने बोला है राइजिंग टेम्परेचर विल लीड टू कैटास्ट्रोफिक एक्सट्रीम वेदर एक्सट्रीम्स इन द कमिंग ईयर्स। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं थोड़ा डराने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा एग्जामिनर को परसुएड करने के लिए कि आगे जो मैंने लिखा है बहुत रेलिवेंट है। तो ये एक तरीका है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, क्राइसिस लाइक कंडीशन पोज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देखेंगे रिपोर्ट स्टेट्स दैट, आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी इज अनएम्बिगुअसली टू ब्लेम फॉर मोर सीवियर इवेंट्स सच एज हीट वेव आई थी ना अभी मार्च के अंदर, देयर वाज अ अर्ली सेटअप ऑफ समर्स। उससे क्या हुआ, उससे आपकी वीट की जो प्रोडक्शन थी, वीट की प्रोडक्शन कम होगी। फ्लड्स आपने देखा, केरला फ्लड्स, बेंगलुरु फ्लड्स, मुंबई फ्लड्स, जम्मू एंड कश्मीर फ्लड्स एंड ड्रोट्स आपको पता है राजस्थान के अंदर, और कुछ एक एरिया जहाँ पे एरेटिक रेनफॉल या फिर मानसून का डिले हो जाता है तो वहाँ पे ड्रोट्स भी आते हैं। अच्छा, अटेनिंग नेट जीरो दिस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050 इज अ मस्ट। ये आईपीसीसी की फाइंडिंग है। आईपीसीसी बोलता है कि नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशन होना चाहिए 2050 तक, हर एक कंट्री को अचीव करना है। लेकिन इंडिया ने बोला कि 2070 तक हम नेट न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे। ओके, अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट में आप देखेंगे, पेरिस एग्रीमेंट 2015-16 में हुआ था। उसके अंदर एक कमिटमेंट की थी कि वी विल रेस्ट्रिक्ट, या फिर जो हमारा राइजिंग टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम क्या नहीं करने देंगे, राइज नहीं कर देंगे। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हुआ था। द रिपोर्ट मेंशन दैट अ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज, जब पूरे विश्व के अंदर और वर्ल्ड के अंदर आपको पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक उस टाइम पे एक फैशन था, दैट वाज वॉग इन दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल लेवल कुड बी रीच बाय 2030 पॉसिबली सूनर। तो 2030 से पहले भी आईपीसीसी का प्रेडिक्शन है। और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने देखा, पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर इतना बढ़ने नहीं देना 2030 तक। आईपीसीसी कहता है कि ये तो आपका 2030 से पहले ही 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज
व्हाट शुड बी इंडियाज रिस्पॉन्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? देखिए पहले एनर्जी सेक्टर को स्टडी करेंगे। अब एनर्जी सेक्टर आप देखेंगे अराउंड 65% ऑफ द एनर्जी नीड्स इंडिया की कहाँ से पूरी होती है? कोल से। और कोल क्या होगा? बिगेस्ट एमिटर ऑफ किसका? CO2 का, ग्रीन हाउस दिस गैसेस का। ओके, सो इंडिया हैज़ राइजन टू बिकम द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट, दिस इज अ लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया का जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है या फिर कंजम्पशन है पर कैपिटा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या फिर एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है रिलेटिवली विद द डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे, ठीक है ना। डेवलप्ड कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड जब आप देखेंगे, आप यूरोपियन कंट्रीज़ का देख लीजिए, आप अमेरिका का देख लीजिए, वहाँ का जो स्टैंडर्ड्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ का किस पे डिपेंड करता है, कहाँ कैसे वो जज करते हैं? उनके एनर्जी कंजम्पशन से। उनका एनर्जी कंजम्पशन इंडिया से 5 से 6 गुना ज़्यादा है पर कैपिटा। ओके, ये आप देख सकते हैं जैसे अभी यूरोप में विंटर्स के अंदर एनर्जी क्राइसिस होने वाला है विंटर्स के अंदर, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम तो जो थी वो जो नॉर्थ स्ट्रीम के द्वारा जो गैस पाइपलाइन जो थी दैट वाज साबोटाज्ड। अब एनर्जी क्राइसिस एक सिचुएशन है जो कि यूरोप के अंदर आने वाली है। ओके, टू लोअर द कार्बन इंटेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज टू लोअर द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, एनर्जी एफिशिएंसी मस्ट बी कंबाइंड विद टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। तो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अगर आपको एनर्जी एफिशिएंसी। आप देखेंगे BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इंडिया के अंडर एक डिपार्टमेंट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पावर। उसमें हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाते हैं पैट, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। इसके अंदर एनर्जी एफिशिएंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम प्रमोट करते हैं भाई, ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंट। अभी आपको पता है कि 5 स्टार रेटिंग आपके एसीज आते हैं, जो आपके 3 स्टार या फिर 4 स्टार रेटिंग्स आपके क्या होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स। ये क्यों? ये मैंडेटरी कर दिया गया है BEE ने कि आपको स्टार रेटिंग इसके ऊपर लिखना है, आपको इस पर पावर रेटिंग इसमें लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि जो कंज्यूमर है उसको पता लग सके कि कितना एनर्जी एफिशिएंट है ये इक्विपमेंट। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड रीजनल एनर्जी ट्रेडिंग मस्ट बी बोल्स्टर्ड। तो रीजनल एनर्जी ट्रेडिंग, अब आपको पता है एनर्जी ट्रेडिंग, आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इंडिया के अंदर एनर्जी ट्रेडिंग कौन कौन से 2 पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं एनर्जी ट्रेडिंग के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपका। एनर्जी ट्रेडिंग के लिए 2 इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो इंडिया यूज़ करता है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर हमें फोकस करना ज़रूरी है। उसके बाद रीजनल एनर्जी ट्रेडिंग मस्ट बी बोल्स्टर्ड। हम नेपाल से, अगर सपोज नेपाल सरप्लस पावर प्रोड्यूस करता है या फिर भूटान सरप्लस पावर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है रिवर्स हैं, तो वो सरप्लस पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पे कंजम्पशन भी इतना नहीं है, तो रीजनल एनर्जी ट्रेडिंग होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सोलर अलायंस के थ्रू मतलब पूरा ग्रिड कनेक्ट कर सकते हैं हम, सोलर ग्रिड, और जिस एरिया के अंदर एनर्जी सरप्लस में है वो एरिया, उस एरिया की एनर्जी सरप्लस कहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है? जहाँ पे एनर्जी डेफिशिएंट है। ओके, thereafter the next point is for sustainable economic growth India should work to upgrade transmission and distribution systems। अब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो आप ट्रांसफ़र करते हैं उसमें ATC लोड होता है, ठीक है ना। ATC लोड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एक तो ट्रांसपोर्टेशन, जो आप बड़ी बड़ी जो आपकी लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ग्रिड से आप घरों तक जो लाइन लेके आते हैं उसमें ट्रांसमिशन लॉस्ट होता है, ठीक है ना, उसमें लीकेजेस है बहुत सारी। तो वो कम करने के लिए यू नीड टू अपग्रेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमने क्या लगाया है? सोलर ग्रिड। अब घरों पे आपके सोलर ग्रिड दिखते हैं, मोस्टली घरों पे आप सोलर पैनल लगाने लगे हैं, मतलब सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट उसकी, हम उसको प्रमोट भी करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, यहीं से आपका क्वेश्चन आया था ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। तो ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया आपका किसका एक पर्टिकुलर पार्ट है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया के अंदर CAPF में जो आपका एग्ज़ाम है उससे रिलेट करता हूँ पहले तो CAPF के साथ CAPF में देखेंगे आप ट्रेंड देखेंगे तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आपका आया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड द रोल प्लेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है ना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने क्या रोल प्ले किया, ये क्वेश्चन आपका आया है। द रिसेंट फ्लड एंड द लॉस एंड लाइवलीहुड,
द रिसेंट फ्लड एंड विच रिजल्टेड इनटू द लॉस इन लाइवलीहुड ऑफ दैट रीजन, ये क्वेश्चन आपका आया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है ये पहला पार्ट आता है। पहले आप प्रिपेयर करेंगे, मिटिगेशन करेंगे, फिर इम्पैक्ट होगा, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स के बाद आप रिकवरी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे डिजास्टर ने स्ट्रक किया, उससे पहले क्या होते हैं आपके 2 स्टेजेस होते हैं, मिटिगेशन एंड प्रिपरेशन। अब यहाँ पे डिजास्टर सपोज डिजास्टर स्ट्राइक करता है, यहाँ से फिर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म आपका शुरू हो जाता है, फिर रिकवरी, ठीक है ना। आपको रीबिल्ड करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आपने देखा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अननेसेसरी आप डेवलपमेंट मत करिए। किसी एरिया की जो प्रिस्टीन इकोलॉजी है उसको आप हैम्पर मत कीजिए कि अननेसेसरी आप कंक्रीटाइजेशन कर रहे हैं, रोड्स बिल्डअप कर रहे हैं वहाँ पे जाके, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चामोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। वो क्यों था? क्योंकि वहाँ पे माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज हो गया था ड्यू टू एक्सेस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, और कंक्रीट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कंक्रीट आपको पता है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा सनरेज को, उसकी जो हीट है, रेडिएशन है, रात के टाइम पे वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म्स में लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट करता है, तो उस एरिया का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स, तो मैंने आपको बोला है आप इंट्रोडक्शन में या फिर मेन बॉडी में कोई इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स के अंदर आप देखेंगे आसाम, आंध्रा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड बिहार आर हाईली वनरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। कौन कौन से क्लाइमेट इवेंट्स? फ्लड्स, ड्रोट्स एंड साइक्लोन। तो कोस्टल एरियाज़ पे आपको ड्रोट्स दिखेगा, आपने आम्फान देखा होगा, आपने ताकुते देखा होगा, ठीक है ना, और आपने गुलाब देखा होगा, उसका भी नाम था। ये सभी साइक्लोन के नाम है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इट आल्सो सेज दैट मोर देन 80% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, ये क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स बता रही है कि मोर देन 80% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन हाईली वनरेबल टू एक्सट्रीम हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कौन कौन से हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर जो हैं, जो आप देखेंगे जितना भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, वहाँ पे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर इज देयर। हाइड्रो आप देखेंगे कि वहाँ पे ड्रॉट गिर सकता है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। मेट्रोलॉजिकल आप देखेंगे कि वहाँ पे एकदम क्लाउड बस्ट हो सकता है, ओके। उसके बाद देखेंगे फ्लड आ सकती है वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आपको देखना है। तो क्लाइमेट एक्शन प्लान इज एसेंशियल बिकॉज मोस्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर वनरेबल टू एक्सट्रीम वेदर ऑकरेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टारगेटेड ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। टारगेटेड कि जोन से डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है या फिर सबसे ज़्यादा हैजार्ड प्रोन है या फिर डिजास्टर प्रोन है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पे मिटिगेशन स्ट्रेटजी पहले से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउएवर ओनली 60% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स हैव अ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है ही नहीं। नाउ द नेक्स्ट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंडर ग्रीन फाइनेंस। देखिए किसी भी प्रॉब्लम को आपको हल करना है तो पैसा तो लगेगा, तो ग्रीन फाइनेंसेस इज देयर। आप देखेंगे यहाँ पे जब COP 26 में भी ये पर्टिकुलर आप देखेंगे ग्रीन फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वादे हुए थे, लेकिन उससे पहले आपका पेरिस क्लाइमेट डील जो है, पेरिस क्लाइमेट डील 2015-16 में हुई थी, उसके दौरान ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एक बहुत बड़ा वादा किया था। उससे भी पहले 2009 में एक वादा किया गया था ड्यूरिंग एनी COP कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या देंगी एनुअली $100 बिलियन ये फाइनेंशियल एड दिया जाएगा एज अ ग्रीन फाइनेंस टू ऑल दोस डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर आइलैंड नेशंस जो सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं फॉर द क्लाइमेट चेंज से। जैसे जो आइलैंड नेशंस हैं, अगर वहाँ का सी लेवल बढ़ गया तो उनका जो लैंड है सबमर्ज्ड हो सकता है, साइक्लोन से अफेक्ट हो सकते हैं, रेनफॉल से अफेक्ट हो सकते हैं, उनके जो एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो सकता है, ओके। तो $100 बिलियन उनको देने का क्या किया था वादा, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। और इन एडिशन इंडिया मस्ट कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज टू एस्टेब्लिश अ ग्लोबल रेजिलियंस रिजर्व फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रेजिलियंस रिजर्व फंड।
रेजिलियंस का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी आपको बनानी है जिससे डिजास्टर इवेंट्स का जो इम्पैक्ट है बहुत कम हो सके। तो इस रिजर्व फंड के अंदर जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसको आप यूज़ कर सकेंगे एज एन क्लाइमेट इंश्योरेंस। जिस भी कंट्री के अंदर कोई डिजास्टर आता है तो उसको रीबिल्ड करने के लिए, उस डिजास्टर को रिस्पॉन्स देने के लिए, उस डिजास्टर्स का आपको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए जो अफेक्ट उसने किया है, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्लोबल रेजिलियंस रिजर्व फंड इज़ देयर। उसके बाद देखेंगे आप ग्रीन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? माइट प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एसेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसके बाद देखेंगे इंडिया शुड अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीन एनर्जी पे इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, पुश है, और पैराडाइम भी क्या है? ग्रीन एनर्जी का है। और ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस पे आपका क्वेश्चन आया भी है, देखिए ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड वुड बी ये एमिशन ट्रेजेक्ट्री। देखिए एमिशन ट्रेजेक्ट्री आप देखेंगे, इंडिया की एमिशन ट्रेजेक्ट्री आप देखिए कि 2 डिग्री सेल्सियस फ्यूचर, जो इंडिया का जो एमिशन होता है आप देखेंगे ग्रीन हाउस एमिशन का, वो लाई करता है 2 डिग्री सेल्सियस में। जो भी 2 डिग्री सेल्सियस को रोकने के लिए वर्ल्ड का अगर टेम्परेचर, ग्लोब का अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से आपको रोकना है तो आपको कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो इंडिया के जो हर एक स्टेप्स हैं वो इस 2 डिग्री सेल्सियस के को मीट करते हैं, ठीक है ना। आप ग्रीन एनर्जी मिशन देख लीजिए इंडिया का, आप एफॉरेस्टेशन देख लीजिए मिशन, आप ग्रीन क्लाइमेटिक फंड देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी इंडिया ने COP26 के अंदर भी 5 इंपॉर्टेंट कस्में खाई हैं, ठीक है, कि 2030 तक हम ये अचीव कर लेंगे, 2045 तक हम ये अचीव कर लेंगे, 2017 तक विल बिकम अ नेट न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रलिटी हम क्या कर देंगे? एस्टेब्लिश कर देंगे। उसके बाद देखेंगे इंडिया 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट बाय 2030। ये हमने क्या किया है? ये हमने प्रॉमिस किया है COP26 के अंदर। आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज देयर इन द ग्लासगो। उसके बाद देखेंगे टू ग्रो इंडिया रिक्वायर्स इट्स ओन फेयर अमाउंट ऑफ कार्बन स्पेस। अभी कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है, एनर्जी नीड्स होती हैं। तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा तो उसके जो फुटप्रिंट्स होंगे, कार्बन फुटप्रिंट्स, इट विल इंक्रीज। तो CO2 का एमिशन ज़्यादा होगा, ग्रीन हाउस का एमिशन ज़्यादा होगा। तो इंडिया नीड्स सम स्पेस, सम कार्बन स्पेस। इजीली इंडिया ने बोला कि देखो 2050 तक तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे कार्बन न्यूट्रलिटी, 2070 तक हम बोलते हैं कि 20 साल का हमें और टाइम दीजिए, 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होंगे? अचीव कर लेंगे। सो दिस इज पॉसिबल इन 2 वेज। ईदर द वेस्ट कैन प्रोवाइड नेसेसरी स्केल ऑफ मनी। तो इंडिया कहता है हम जल्दी भी कर लेंगे, जो कार्बन न्यूट्रलिटी है हम जल्दी अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी आप शेयर करें, ठीक है। एक तरफ तो आप ग्रीन टेक्नोलॉजी हमें नहीं दे रहे, एक तरफ तो जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये हिपोक्रेसी दिखा रही हैं कि वो बोल रही है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट एमिटर हो गया ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। अगर आपको ये लग रहा है लार्जेस्ट एमिटर है तो प्लीज़ शेयर विद अस ग्रीन टेक्नोलॉजी का आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं अचीव कर सकें। तो एक तरफ तो वेस्टर्न हिपोक्रेसी इज देयर, दे आर नॉट गिविंग अस ग्रीन टेक्नोलॉजी, नीदर दे आर गिविंग अस फाइनेंसिस, ग्रीन फाइनेंसिस भी हमें नहीं दे रहे, बस दे आर ओनली क्रिटिसाइजिंग अस। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे टू अलाउ इंडिया टू स्विफ्टली डिप्लॉय रिन्यूएबल एनर्जी टू फ्यूल इट्स डेवलपमेंट। और इसके बाद देखेंगे द वेस्ट मस्ट सब्सटेंशियली रिड्यूस इज एमिशन। अब वेस्ट को खुद का अपना एमिशन कम करना पड़ेगा। पर कैपिटा जो एनर्जी का कंजम्पशन है वेस्ट में बहुत ज़्यादा है इंडिया से, या फिर साउथ ईस्ट एशिया देखेंगे या फिर एशियन कंट्रीज़। 4 to 5 टाइम्स हमारे यहाँ से पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी का वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखिए चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न एंड वाटर अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर क्राइसिस के ऊपर आपके CAPF में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो रेनफॉल पैटर्न अगर चेंज होगा तो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, विच विल अगेन इम्पैक्ट द इकोनॉमी। वाटर अवेलेबिलिटी ढंग से नहीं होगी तो देयर विल बी अ डिस्प्यूट विद इन द कंट्री एंड विद इन द स्टेट्स। तो 2 कंट्री के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है, 2 स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन CAPF में आया दिस इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपका CAPF में आ चुका है। अब देखिए चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न कैसे अफेक्ट करेगा आपकी वाटर अवेलेबिलिटी को। अब चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न कंबाइंड विद राइजिंग टेम्परेचर में कोज सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी टू डिटीरिएट।
अब 2050 तक देखिए, चेंजेस इन रेनफॉल एंड ग्लेशियल मेल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिस्चार्ज इन द रीजन मेजर इन रीजन्स मेजर ईयर्स। पहले तो अगर सपोज कीजिए जो स्नो है हिमालयस के अंदर, जो स्नो है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका मेल्टिंग शुरू हो जाएगा, मेल्टिंग रैपिडली होगा, रिवर्स के अंदर फ्लो ज़्यादा हो जाएगा एक टाइम के लिए, फ्लो ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे फ्लड आ सकती है, जो आपके डाउन रिपेरियन एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लड आ सकती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो जो वाटर का जो फ्लो है आने वाले टाइम में वो कम हो जाएगा, तो दिस विल इंक्रीज द सीवियर वाटर शॉर्टेजेस इन दैट एरिया ड्यू टू राइज इन temperature. Again, our water sector project should be developed and planned to help communities and economies cope with the effect of climate change. Cope up with the effect of climate change. अभी हम क्या कर रहे हैं, आपने सुना होगा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा को इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट है, सतलुज यमुना कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, ये सभी चीज़ें क्या हैं, टू वाटर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट इज़ देयर। इस तरह से चीज़ें ना आप कनेक्ट कीजिए, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको ना कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, इसमें तो ये लिखा है, देखो फॉरेस्ट आर द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। फॉरेस्ट के अंदर इतना सारा कार्बन एंट्रैप्ड है। अगर जो आप कोल जो यूज़ करते हैं, कोल किससे बना है, फॉसिल से। फॉसिल से आप देखेंगे तो वो फॉसिल क्या है, प्लांट्स ही है, एनिमल्स ही हैं जो कि ट्रैप हो चुके थे किसके अंदर, बीनीथ द अर्थ, फिर उसका कोल बन गया है ड्यू टू एनोरोबिक रिएक्शन वहाँ पे हुई है तो उसका कोल बन गया। अब हम उस कोल को यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी पर्पस, उससे CO2 रिलीज होती है। तो ऐसा ही यहाँ पे है, अगर आप लैंड यूज़ चेंज करेंगे, ठीक है ना, लैंड यूज़ चेंज करेंगे, पहले वो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड था, अब वो किसके लिए, मतलब पहले वो फॉरेस्ट के लिए था, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट किया आपने, फिर उसको एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इतने सारे जो पेड़ काटोगे उससे क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ अगेन अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द रीजन ग्रीन हाउस गैस एमिशन आर कॉज्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज ही मैंने शेयर किया था जब मैंने अशोक गुलाटी के द्वारा एक एडिटोरियल लिखा गया था आज का ही टेलीग्राम चैनल पे, आई हैव एक्सप्लेन दैट, उसके अंडर 28% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से आती हैं, एग्रीकल्चर से। 28% ग्रीन हाउस एमिशन एग्रीकल्चर से हो रहा है। तो एग्रीकल्चर इज़ अ इम्पोर्टेंट सेक्टर, उसको भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी या फिर ग्रीन जो आपके मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसका नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम इवेंट विल आल्सो इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। बिल्कुल, अब क्वेश्चन आया था आपका CAPF के अंदर, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ये आपका टॉपिक आया हुआ है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। डायरेक्टली क्वेश्चन आया 2014 के अंदर, तो ये भी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अभी देखोगे आप मार्च के अंदर अर्ली सेटअप ऑफ समर्स हुआ था, अब वहाँ पे हीट वेव्स देखिए आपने, हीट वेव्स की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, किसकी, वीट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, विच विल अगेन अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ओके, उसके बाद देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज टू इम्प्रूव फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेट वाटर डेवलपमेंट अलॉन्ग विद स्टोरेज क्रिएशन। लास्ट पॉइंट आप देखेंगे, वी मस्ट पेव द रोड फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड लिवेबल सिटीज विद लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स। अब मोस्ट आप देखेंगे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ 20 सिटीज यू विल फाइंड 8 सिटीज ऑफ इंडिया इन द टॉप 20। तो ये मोस्ट लिवेबल सिटीज़ में नहीं आता है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आती है इंडिया की 8 सिटीज़ ऐसी टॉप 20 के अंदर। ये एक हमारे लिए एक बहुत एक शर्म की बात है कि 8 ऐसी सिटी हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड है। न्यू दिल्ली उसमें से है, गुड़गांव उसमें से है, फरीदाबाद उसमें से है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्लाइमेट फिनटेक। क्लाइमेट फिनटेक क्या है, जैसे मैंने आपको बात किया था, क्लाइमेट, अगर आपको क्लाइमेट चेंज से आपको क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग आपको अडेप्टेशन करना है, अडेप्टेबिलिटी करनी है, तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि यूरोपियन नेशन हमें दे नहीं रही। फाइनेंस का उन्होंने बोला था कि 100
बिलियन यूएस डॉलर हमें देने की बात कही थी, वो भी नहीं दे रहा एनुअली, जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं। तो वी नीड अ क्लाइमेट फिनटेक। क्लाइमेट फिनटेक के अंडर आप देखेंगे टू प्रोवाइड फार्म्स विद ग्रेट टूल फॉर मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड माइग्रेटिंग देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये सभी चीज़ें इसके अंडर है, ये आप खुद ब खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेनली फोकस क्या रहेगा, डीकार्बोनाइजेशन पे। ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिससे कम से कम CO2 का प्रोडक्शन हो। अगर CO2 का प्रोडक्शन होता भी है तो ऐसे आप जो आपकी चिमनीज होती हैं वो ट्रैप कर सके उसको। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर उसको बोलते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आपकी ग्रीन हाउस जो गैसेज है वहीं पर ट्रैप हो सकती हैं। उसके बाद देखेंगे द अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्लाइमेट फिनटेक इज टू रीडायरेक्ट फाइनेंशियल फ्लोज टुवर्ड्स decarbonation. Now the last thing is about the conclusion. So as per the global climate risk index, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया इज द टॉप 10 मोस्ट वनरेबल कंट्रीज के अंदर आता है। वनरेबल कंट्रीज में आप देखेंगे डिजास्टर से, आप देखेंगे रेनफॉल पैटर्न चेंज से, आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज में, और आप देखेंगे हेल्थ इम्पैक्ट्स में। तो इंडिया इज द 10th मोस्ट वनरेबल कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं। नाउ द नीड ऑफ द आर इज टू एंश्योर अवर रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स एंड आल्सो एमिशन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मस्ट बी डीकार्बोनाइज। अब एमिशन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है आपकी, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके अंदर एक इन्होंने बोला क्या, NTPC की एक नोटिफिकेशन आई है कि आपको यहाँ पे जो आपकी चिमनीज हैं उसके अंदर ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट आपको लगाना है जिससे जो हमारा एमिशंस हैं वो एमिशन कम हो सके। उसके बाद देखेंगे आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो मिशन था ग्रीन प्रोग्रेस इन इंडिया, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, उस पर भी हमारा ज़्यादा फोर्स पुश है। उसके बाद देखेंगे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, जो हम सोलर की हम बात कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें कोट कर सकते हैं। नाउ मोर एफर्ट इज नीडेड टू रिड्यूस एमिशन इन हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, स्टील, केमिकल एंड सीमेंट। इन पे सबसे ज़्यादा आपको पता है इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा एमिशन होता है, और यहीं से जहाँ से एमिशन होता है वहीं से सबसे ज़्यादा स्कोप होता है कि वहाँ से रिड्यूस किया जा सके एमिशन विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। नाउ द लास्ट पॉइंट इज वी रिक्वायर मोर कार्बन सिंक्स और कार्बन स्टोरिंग इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट की जरूरत पड़ेगी हमें, ओशियंस की, वेटलैंड्स की। वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए अभी क्या प्रेजेंट स्ट्रेंथ है इंडिया के अंदर 75। ओशियंस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ CO2 सबसे ज़्यादा ओशियंस के अंदर मिलेगी, नॉट इवन इन द एटमॉस्फेयर। ओके, अब आपको पता है जब ओशियंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे क्या है, उसकी डिसॉल्विंग पावर है, इन टर्म्स ऑफ गैस वो कम होती जाती है। तो गैस CO2 जो है ओशियंस के अंदर वो एंट्रैप्ड है। अब आप इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वो क्या करेगी, वाटर से रिलीज हो जाएगी, ओशन वाटर से वो CO2 रिलीज हो जाएगी, और आपका जो कार्बन जो आपका ओशियंस है तो वो भी इसमें आपको देखना होगा। सो वी रिक्वायर मोर कार्बन सिंक और कार्बन स्टोरिंग इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट भी एज इन कार्बन सिक्वेस्टराइजेशन का काम करता है। ओके, सो दिस इज ऑल पर्टिकुलर थिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता चल गया होगा किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द CAPF, और पेपर 2 से रिलेटेड आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली। और पेपर 2 का एक बैच रनिंग है, अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है तो देर इज़ अ हाई चांस कि नेक्स्ट बैच कोई नहीं आएगा। डू नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट बैच। तो ये आई थिंक लास्ट बैच होगा और इसमें हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो जितना डिले आप करेंगे आपके प्रिपरेशन में उतना आपको ही घाटा है। जितने जल्दी आप अपनी जो कमियां हैं उनको देख सकेंगे, उन कमियों को रेक्टिफाई कर सकेंगे। सो नाउ इट इज़ द टाइम, न्यू ईयर से पहले आपका CAPF पेपर 2 प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस शुड बी अ टाइम लिमिट या फिर डेडलाइन आप रख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।